स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। आपको ये बताना है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग जो है आपको किस रचना में मिलता है। ए खालिक बारी, बी उक्त व्यक्ति प्रकरण, सी चंदायन और डी मृगावती। तो हमें ये बताना है कि भाषा के अर्थ में अवधि का प्रथम प्रयोग जो है वो किस रचना में मिलता है। तो ये हमें खालिक बारी में मिलता है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। खालिक बारी अमीर खुसरो के द्वारा लिखित रचना है और वस्तुतः ये फारसी हिंदी शब्दकोश है। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा करें कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई। ए कह रहा है 7 जून 1951, बी कह रहा है 8 जून 1953, सी कह रहा है 9 जून 1954 और डी कह रहा है 7 जून 1955। तो आपको ये बताना है कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 7 जून 1955 को की गई थी। अर्थात इसका उत्तर सही जो हो जाएगा वो आपका विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता बाला साहेब गंगाधर खेर ने की थी। इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राजभाषा के प्रयोग के बारे में सुझाव देना। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको ये बताना है कि बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ए कह रहा सौरसेनी, बी मागधी, सी अर्ध मागधी और डी कह रहा है ब्राह्मण। तो तीसरे में आपको ये बताना है कि बघेली बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित है। तो तीसरे का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। यह जो है अर्धमागधी से विकसित है। और अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी से एक तरह से हम कहें तो विकसित है। पूर्वी हिंदी में कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगर बघेली का क्षेत्र अगर हम देखें तो दमोह इसका क्षेत्र है, जबलपुर और रीवा ये मध्य प्रदेश में इसके क्षेत्र हैं। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो ये बांदा, फतेहपुर और हमीरपुर में जो है ये बोली जाती है। बघेली के अन्य नामों की बात करें तो इसको बघेलखंडी, इसको रिवाई और दक्षिणी अवधि भी इसे कहा जाता है। जुड़ार, गरोहा तथा तिरहारी जो है वो बघेली की उपबोलियां मिलती हैं। चलें अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 में कह रहे कि अस्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। आपको ये बताना है कि अस्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते किसे हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय सांस के साथ कुछ अधिक घर्षण होता है उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो आपको बताना कि इसमें से वो व्यंजन कौन सा है। ए कह रहे सौ, बी य, सी नौ और डी झ कह रहे हैं। तो आपको बताना कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा। झ, च, छ, ज, झ, ये जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां करें कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है। आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है उस ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है। ए कह रहा है 700 से 1400 ईस्वी तक का, बी कह रहा है 693 से 1693 ईस्वी का, सी कह रहा है कि 1000 से लेकर के 1600 ईस्वी तक का और डी कह रहा है कि 950 से लेकर 1700 ईस्वी तक का। तो आपको 5वें का उत्तर बताना है कि 5वें का उत्तर क्या होगा। तो 5वें का अगर उत्तर देखें तो इसका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। 693 से लेकर 1693 की कालावधि तक का इसमें इतिहास वर्णित है। ये राम कुमार वर्मा की द्वारा लिखित कृति है। आदिकाल व भक्ति काल तक की कालावधि को ही इसमें जो है वो स्थान दिया गया है।
अगर इस किताब की कुछ विशेषताओं के बारे में अगर जानें तो इसमें निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य जो है नाम दिया गया है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल भी कहा है। चले अब बात करते हैं सवाल नंबर 6वें पर। 6वें में कह रहे हैं कि देसिल बना सबजन मिठा तय तैसन जपहु अवहट्टा किसने कहा है। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है। ए आचार्य देवसेन, बी गोरखनाथ, सी विद्यापति और डी हेमचंद। तो आपको ये बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो ये पंक्ति जो है वो विद्यापति की है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। विद्यापति ने कुल 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है, संस्कृत में, अवहट्ट में और मैथिली में। तो 3 जो भाषाएं हैं इसमें जो है कुल 14 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। सवाल नंबर 7वां देखते हैं। 7वां में कह रहे कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है। तो 7वें में आपको ये बताना है कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है। ए लोकायतन, बी आत्मजयी, सी संशय की एकराट और डी कनुप्रिया। तो आपको 7वां में क्या बताना है। 7वें में ये बताना है कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में किया गया है। लोकायतन में, आत्मजयी में, संशय की एकरात में या कनुप्रिया में। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, कनुप्रिया। अगर कनुप्रिया के बारे में जानें तो इसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। यह धर्मवीर भारती कृत एक काव्य संग्रह है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। अगर इनके अन्य काव्य की बात करें तो ठंडा लोहा 1952 में, 7 गीत वर्ष 1959 में, देशांतर 1960 में, आद्यंत जो है 1999 में। यदि लोकायतन की बात करें तो लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य है और महात्मा गांधी के जीवन पर जो है ये आधारित है। अगर संशय की एक रात की अगर हम बात करें तो संशय की एक रात जो है वो नरेश मेहता की लंबी और नाट्य शैली में लिखी गई एक कविता है। और अगर आत्मजयी की बात करें तो कुर नारायण की एक कृति है और जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ है। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 8वें का। 8वां में कह रहे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। तो आपको ये बताना है कि हरिऔध की रचना ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। ए कविता, बी कहानी, सी उपन्यास और डी निबंध। तो 8वें का उत्तर बताना है कि यह किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1899 में हुआ है और इसका एक नाम देवबाला भी है और इसमें जो है अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9वां कह रहा है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है। तो 9वां में आपको ये बताना है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है। ए कह रहा अज्ञेय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी रेणु और डी नागार्जुन। तो आपको ये बताना है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है। तो ये जो है फणीश्वरनाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। विकल्प सी जो है आपका 9वें का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चले अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था। तो आपको 4 जो विकल्प मिले हैं इसमें से ये बताना है कि रस निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, ये किसका मत है। ए भट्टलोलट, बी भट्टनायक, सी शंकुक और डी अभिनव गुप्त। तो 10वां में उत्तर आपको बताना है कि ये किसका है। भट्टलोलट का है, भट्टनायक का है, शंकुक का है या अभिनव गुप्त का है। तो 10वां का उत्तर क्या होगा। तो 10वें का उत्तर जो है आपका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। ये मान्यता जो है वो भट्टलोलट की है। भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद जो है इनका जो है वो रस सिद्धांत एक है उत्पत्तिवाद, जिसको हम आरोपवाद भी कहते हैं। और इन्होंने जो है ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है ऐसा जो है रस निष्पत्ति के मूल में ऐसा इन्होंने जो है वो कहा था। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है कि आचार्य क्षेमेंद्र के
ने काव्य में के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं। तो आपको ये बताना है कि औचित्य के कितने भेद होते हैं और वो भी किसके अनुसार, छेमेंद्र के अनुसार। बी कह रहा है 20, बी कह रहा है 26, सी कह रहा है 28 और डी कह रहा है 27। तो आपको ये बताना है कि आचार्य छेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद किए हैं। तो 11 का अगर उत्तर हम देखें तो 11 का उत्तर क्या होगा, तो 11 का उत्तर विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा। 27 भेद इन्होंने किए हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार छेमेंद्र ने औचित्य के कुल 27 भेद किए हैं। औचित्य संप्रदाय को बहुत से विद्वानों ने विभिन्न काव्य तत्वों में समन्वय स्थापित करने वाला एक सिद्धांत माना था, इसलिए इसको समन्वयकारी सिद्धांत भी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक छेमेंद्र को समन्वयकारी आचार्य भी कहा जाता है। औचित्य संप्रदाय से संबंधित अगर अन्य हम आचार्यों की बात करें तो उसमें रुद्रट हैं, आचार्य आनंदवर्धन हैं और कुंतक आदि जो है ये प्रमुख इसके आचार्य माने जाते हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहे हैं कि मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। एक कह रहे हैं वर्ण विन्यास वक्रता, बी कह रहा है कि पद पूर्वार्ध वक्रता, सी कह रहा है कि पद परार्थ वक्रता और डी कह रहा है कि वाक्य वक्रता। तो आपको बताना है कि कौन सा वक्रता कहा जाता है। तो मूल धातु से संबंधित वक्रता को जो है वो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसको कहा जाता है पद पूर्वार्ध वक्रता। तो विकल्प बी जो है आपका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पद परार्ध जो पूर्वार्ध वक्रता होती है उसको क्या कहते हैं हम, तो उसे जो है इस कहा जाता है ये कि इसके अंतर्गत पद से परार्ध में लक्षित होने वाली विशेषताओं में चमत्कार उत्पन्न होता है और इसमें काल, कारक, संख्या, उपग्रह आदि आते हैं। यदि हम वर्ण विन्यास वक्रता की बात करें तो इसके अंतर्गत वर्णों में इस प्रकार का संगठन आता है जिससे चमत्कार उत्पन्न हो सके और इसके अंतर्गत शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक और विभिन्न वृत्तियों एवं शब्दगुणों का समावेश होता है। यदि हम वाक्य वक्रता की बात करें तो इसके अंतर्गत वस्तुओं का सुंदर और रमणीय वर्णन प्रस्तुत होता है और यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है स्वाभाविक और दूसरा होता है विलक्षण वर्णन होता है। चलें अब लोग बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहे कि लिरिकल बैलेट्स किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। आपको 13 में ये बताना है कि लिरिकल बैलेट्स जो है किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। ए प्लेटो एवं अरस्तु, बी वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज, सी कह रहा है इलियट एवं रिचर्डसन और डी कह रहा है कि क्रोचे एवं मैथ्यू अर्नाल्ड। तो आपको ये बताना है कि लिरिकल बैलेट्स जो है किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। सवाल नंबर 13। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज का है और इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स जिसका 1798 में प्रकाशन हुआ था नामक कविता संग्रह का लेखन कार्य किया और इसकी भूमिका अत्यंत प्रसिद्ध हुई थी। इसके प्रथम संस्करण की जो भूमिका है वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टीजमेंट नामक शीर्षक में लिखी तथा बाकी 3 संस्करण की भूमिका प्रीफेस नामक शीर्षक से जो है वो प्रीफेस नामक शीर्षक से इन्होंने लिखी। इस रचना से साहित्य में स्वतंत्रतावाद का उदय माना जाता है। चलें बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहे कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस लेखक का है। ए रामकुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी धीरेन्द्र वर्मा और डी मिश्र बंधु। तो आपको ये बताना है कि ये कथन किस लेखक का है। तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो 14 का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए सवाल नंबर 15 में क्या कह रहा है। 15 में कह रहा है कि एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। ये कथन किसका है। ए मैकाले, बी विलियम जोन्स, सी कैनिन और डी हंटर। तो 15 में आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है। मैकाले का है, विलियम जोन्स का है, कैनिन का है या हंटर का है।
तो ये कथन जो है वो हंटर का है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा, हंटर का है, ये सही होगा। विलियम विल्सन हंटर जो है ये इनका पूरा नाम है। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 की। 16 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है। 16 में आपको ये बताना है कि वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है। ए हैबरमास, बी लियोटार्ड, सी गवात्री और डी मदन स्वरूप। तो आपको बताना है कि वैज्ञानिक ज्ञान और व्याख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है। सवाल नंबर 16। तो 16 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, 16 का उत्तर विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा, लियोटार्ड ने किया था। जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड, जिनका जन्म 10 अगस्त सन 1924 को विंसेस फ्रांस में हुआ था। द पोस्टमॉर्टम कंडीशन इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। जुर्गेन हैबरमास जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री हैं। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखते हैं। करेक्ट, उतंद मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है। सवाल नंबर 17 में आपको ये बताना है कि उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है। ए राधाकृष्ण दास, बी ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, सी नारायण दत्त और डी भगवती चरण चट्टोपाध्याय। तो आपको ये बताना है कि उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है। सवाल नंबर 17। तो 17 का अगर उत्तर हम देखें तो 17 का उत्तर विकल्प बी जो है आपका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को दिया जाता है। उदंत मार्तंड को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है, जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर ने किया था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 से साप्ताहिक पत्र के रूप में कलकत्ता से आरंभ हुआ था। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 18। 18 में क्या करे, चौरसिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द का अर्थ क्या है, आपको बताना है कि नर्द शब्द का अर्थ क्या है। ए नंद, बी आत्मा, सी गोटी और डी खिलाड़ी। तो कबीर की इस पंक्ति में जो नर्द शब्द आया है, उस नर्द शब्द का आपको क्या बताना है, उस नर्द शब्द का अर्थ बताना है। कबीर 1398 से लेकर के 1518 तक रहे। तो आपको बताना है कि नर्द का अर्थ क्या है। तो नर्द का अर्थ जो होता है वो गोटी होती है। तो विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 में कह रहे कि अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः वो कहकर संबोधित करता है। पितः पितः वो कहकर संबोधित करता है। ए तालस्ताय, बी गांधी जी, सी सिरफिरा पागल और डी तिलक। तो 19 में आपको बताना है कि अंधेरे कविता में काव्यवाचक जो है पितः पितः वो किसे कहकर संबोधित करता है। तो वो जो है पितः पितः वो जो है वो तिलक को संबोधित करता है। तो विकल्प डी जो है ये सही हो जाएगा। काव्य के छठे खंड में काव्य नायक ने तिलक की जो है वो पाषाण मूर्ति के से साक्षात्कार होता है, जिससे वह प्रेरित होता है। और यह मुक्तिबोध की कविता है। और ये मुक्तिबोध की कविता जो है उनके काव्य संग्रह चांद का मोटेड़ा में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ था। यह कविता पहले जो है आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से आई थी। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 20वें में। 20वें में कह रहे कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है। ए राम ने विभीषण से, बी राम ने हनुमान से, सी राम ने सुग्रीव से और डी राम ने लक्ष्मण से। तो 20वें का उत्तर आपको देना है कि किसने किससे कहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की ये कृति है राम की शक्ति पूजा 1936 में जिसका प्रकाशन होता है। और यह कविता उनके अनामिका जिसका प्रकाशन 1938 में है, काव्य संग्रह में जो है वो संकलित है। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि किसने किससे कहा है। तो यह राम ने विभीषण से कहा है। तो इसका मतलब कि इसका उत्तर विकल्प ए जो है आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चले अब आते हैं सवाल नंबर
21 में। 21 में क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो आपको 21 में क्या बताना है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? ए. शरद चंद्र ने निर्दा के बारे में, बी. तुलसीराम ने गोकुल भैया के बारे में, सी. शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, और डी. हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए सवाल नंबर 21 का, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प सी, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है जिसका नाम प्रेमचंद घर में है, और उक्त कथन जो है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने इस पुस्तक में प्रेमचंद के संघर्षपूर्ण जीवन को ही जो है वो दर्शाया है। इस पुस्तक की जो श्रद्धांजलि जो है वो बनारसी दास चतुर्वेदी तथा इसका आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहा है कि इस्तवार, दलाल, तिरतोर, एंदोई हिंदुस्तानी से संबंधित और संगत कथन है। तो आपको बताना है कि इस किताब से संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन असंगत है। ए कह रहा है कि इसके रचनाकार फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी हैं। बी कह रहा है कि यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में है, और सी कह रहा है कि हिंदी एवं उर्दू के कवियों का वर्णन वर्ण क्रमानुसार है, और डी कह रहा है कि यह दो भागों में क्रमशः 1839 व 1847 में प्रकाशित है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो असंगत है इस पुस्तक के बारे में। तो इसमें जो असंगत है इस पुस्तक के बारे में वो विकल्प बी असंगत है। यह मूलतः अंग्रेजी में नहीं बल्कि यह मूलतः किस में लिखा गया है? यह फ्रेंच में लिखा गया है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर 22 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। कह रहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। ए कह रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, बी कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, सी कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और डी कह रहा है कि हिंदी साहित्य। तो आपको ये बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। तो वो है किताब के रूप में, और उस किताब का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर 23 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 में क्या कह रहा है? 24 में कह रहा है कि अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको ये बताना है कि अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए रमणिका गुप्ता, बी कृष्णचंद्र, सी मन्नू भंडारी, और डी हरिवंश राय बच्चन। तो 24 का उत्तर आपको बताना है। तो इस 24 का उत्तर क्या होगा? तो 24 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मन्नू भंडारी। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की हिंदी विषय की प्राध्यापिका थी, जिनके सहयोग से लेखिका का साहित्यिक दुनिया में प्रवेश हुआ। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी, यह भी 2017 की, सॉरी 17 की नहीं, 7 की पात्र भी हैं। यह 2 भागों में प्रकाशित इस आत्मकथा में हिंदी की प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी ने भावात्मक एवं सांसारिक जीवन की कथा जो है वो वर्णित की है। तो विकल्प बी जो है सी जो है इसका उत्तर 24 का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में क्या कह रहा है? कह रहे कि किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दून उपजा अनाज उपजे। उपरोक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो आपको ये बताना है कि पंक्ति किस निबंध से ली गई है। ए दिल्ली दरबार दर्पण, बी शिव शंभू के चिट्ठे, सी मजदूरी और प्रेम, और डी उठ जाग मुसाफिर। तो आपको बताना है कि ये किस निबंध से उद्धृत है। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम से है, और इसका प्रकाशन 1921 में हुआ था। और ये इसके जो इस निबंध के जो लेखक हैं उनका नाम अध्यापक पूर्ण सिंह है। इनकी अगर और निबंधों की बात करें तो आचरण की सभ्यता, पवित्रता, कन्यादान और सच्ची वीरता इनके प्रमुख जो है वो निबंध हैं। दिल्ली दरबार दर्पण की बात करें तो 1877 में लिखित है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। श्री शंभू के चिट्ठे की बात करें तो बालमुकुंद गुप्त हैं, और उठ जाग मुसाफिर 2012 विवेकी राय का निबंध है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।